डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीक्रेट रक्षा समझौते की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, ये आज की सबसे बड़ी खबर है और खतरा भी है। खतरा इसलिए क्योंकि इस संभावित रक्षा समझौते का टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बांग्लादेश के साथ सऊदी अरब जैसी डिफेंस डील करने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है यह रक्षा समझौता भारत के खिलाफ किया जा रहा है। इस सीक्रेट समझौते की तैयारी उस वक्त की जा रही है जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद अस्थिरता का माहौल है। गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बैठे अपने एजेंट्स के साथ मिलकर ढाका में भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे रही है। आज आपको पता चलेगा, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ठीक वैसा ही रक्षा समझौता होता है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ, तो उससे भारत की सुरक्षा किस तरह प्रभावित होगी। क्या भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य गठबंधन से पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार है? और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौते को दोनों देश कब तक लागू करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि इस डिफेंस डील को भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अब भारत को पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान बॉर्डर और पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश बॉर्डर दोनों तरफ से घेरने की साजिश रची जा रही है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह अचानक बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आने लगे थे, इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि बांग्लादेश अब भारत विरोधी अभियानों का नया केंद्र बन रहा है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों देश मिलकर अब रक्षा समझौते का खाका तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इस्लामाबाद और ढाका ने मिलकर एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया है जो संभावित रक्षा समझौते को लिखने, परखने और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधि शामिल हैं। जॉइंट मैकेनिज्म बनाने का मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो समझौते को कागज पर उतार चुके हैं। यानी तय किया जा रहा है इस रक्षा समझौते में क्या क्या शामिल होगा, जिसका हम आगे विश्लेषण करेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसा रणनीतिक और रक्षा समझौता करना चाहते हैं जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की रक्षा सहयोग व्यवस्था की तरह काम करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य नेतृत्व के बीच इसे लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें तय हुई बातों के मुताबिक फाइनल मसौदा तैयार हो रहा है। फिलहाल जो खबर मिली है, इस रक्षा समझौते का फाइनल ड्राफ्ट बांग्लादेश के आम चुनाव के बाद पूरा होने की संभावना है। इससे अगली सरकार को औपचारिक रूप से समझौते की समीक्षा करने और उसे मंजूरी देने का मौका मिलेगा। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव का ऐलान किया गया है और इसीलिए पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ किसी भी तरह बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी और कठपुतली सरकार बनाना चाहता है जो उसके इशारों पर काम करे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले रक्षा समझौते को मंजूरी दे दे। और इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में अस्थिरता और भारत विरोधी नैरेटिव बनाने का काम कर रही है। डीएनए मित्रों, आज आपको यह भी समझना चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसा रक्षा समझौता करना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? यह समझौता हुआ तो भारत के लिए किस तरीके की चिंताएं बढ़ सकती है? सऊदी पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के बारे में पाकिस्तान ने बताया था यह ऐसा समझौता है जिसमें एक देश पर किया गया हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। हालांकि सऊदी अरब ने इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा समझौता पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ करता है तो भारत अगर किसी आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करता है और युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो बांग्लादेश भी पूर्वी छोर पर मदद के लिए आ सकता है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच सैन्य तैनाती का भी समझौता है, यानी पाकिस्तान के सैनिक सऊदी में तैनात होंगे। अगर बांग्लादेश से ही ऐसे समझौते के तहत पाकिस्तान की सेना की बांग्लादेश में मौजूदगी बढ़ती है तो भारत की पूर्वी सीमा पर स्थायी तनाव बढ़ जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी के बीच इंटेलिजेंस साझा करने का समझौता भी हुआ है। बांग्लादेश के साथ ऐसे समझौते का मतलब ढाका में आईएसआई की सक्रियता बढ़ेगी, जिसका दबाव भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र, आईबी, रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों पर भी बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा से भारत में आतंक और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगा। डीएनए मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965 और 1971 में हुई जंग के दौरान भारत के सामने पश्चिमी और पूर्वी दोनों बॉर्डर से हमले का डर था।
1971 की जंग के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ और भारत को पूर्वी छोर से हमले का खतरा खत्म हो गया। फिलहाल भारत पाकिस्तान और चीन यानी दो फ्रंट पर युद्ध के लिहाज से अपनी तैयारी करता है, लेकिन तीसरा फ्रंट खुला तो भारत को अपनी सेना के संसाधन तीन तरफ बांटने होंगे, यानी खतरे के साथ साथ सुरक्षा खर्च और बढ़ेगा। आज आपको भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ताकत के बारे में भी जानना चाहिए और बांग्लादेश और पाकिस्तान के गठबंधन के बाद इसमें आने वाले बदलाव को भी समझना चाहिए। भारत के पास 14.5 लाख की सेना है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख और बांग्लादेश के पास 1.5 लाख सैनिकों वाली फौज है। भारत की वायुसेना में 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 1400 और बांग्लादेश के पास 214 एयरक्राफ्ट हैं। भारत की नौसेना के पास 293 युद्धपोत, सबमरीन और दूसरी फ्लीट है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 121 और बांग्लादेश के पास 118 जहाजों और सबमरीन की नेवल फ्लीट है। रक्षा बजट की बात करें तो भारत अपनी सेनाओं पर 78 अरब डॉलर, पाकिस्तान 9 अरब डॉलर और बांग्लादेश लगभग $4 बिलियन खर्च करता है। इन आंकड़ों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएं अगर मिल भी जाएं, तो भी उनकी ताकत भारत से कम है। लेकिन मुख्य समस्या 2 मोर्चों पर युद्ध की रहेगी, जिसके लिए भारतीय सेना को अपने संसाधनों को भी 2 भागों में बांटना होगा। डीएनए मित्रों, इसके अलावा बांग्लादेश में पाकिस्तान की ट्रेनिंग टीम बांग्लादेश की फौज को ट्रेन करेगी। दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी, यानी पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रभाव बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर आप यह भी कह सकते हैं, एक तरह से बांग्लादेश आसिम मुनीर और उसके लिए तैनात किए गए आईएसआई के अधिकारियों की मर्जी पर चलेगा। और यहीं से भारत के लिए एक और टेंशन शुरू होती है। भारत के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गठबंधन भौगोलिक रूप से भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। 2 फ्रंट वॉर के खतरे के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इसके अलावा खतरा पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध से भी है। इससे पहले 1990 और 2000 के दशक में पाकिस्तान की एजेंसियों ने बांग्लादेश जमीन का उपयोग पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के लिए किया था। उल्फा, NSCN जैसे नेटवर्क्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट, फर्जी पहचान और सुरक्षित ट्रांजिट देकर पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इस रक्षा समझौते के बाद आज वही पैटर्न नए नाम और नए नैरेटिव के साथ लौट सकता है। इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन इस बात का दावा कर चुके हैं कि हाफिज सईद अब बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के शासनकाल में जो काउंटर टेरर एजेंसियां थी, उनमें मौजूद यूनुस सरकार ने अब उनसे ताकतें छीन ली और बांग्लादेश में जेल की सजा काट रहे आतंकवादियों को अब जमानत दी जा रही है और जेल से बाहर निकले आतंकी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। डीएनए मित्रों, भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों में अब बांग्लादेश से एक नया नाम जुड़ गया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देने की शुरुआत की और अब इसकी बागडोर उस्मान हादी की बहन ने संभाल ली है। उस्मान हादी भारत को तोड़ने की बात करता था, बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना देखता था, लेकिन उसकी बहन अपने भाई उस्मान हादी से भी ज्यादा कट्टर है। उसके अंदर भी हादी की तरह भारत विरोध का वायरस मौजूद है। उस्मान हादी की बहन का नाम मासूमा हादी है, लेकिन आप इसके नाम पर मत जाइएगा, ये अपने नाम की तरह मासूम नहीं है। इसके अंदर भी भारत के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। मासूमा हादी कह रही है, जब तक भारतीयों को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक बांग्लादेशी चैन से नहीं बैठेंगे। इतनी नफरत है हादी की बहन के अंदर, भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लेकर। अपने बयान में उस्मान हादी की बहन ने भारतीयों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो हमने आपको नहीं सुनाया, क्योंकि वो शब्द सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिस मुल्क को भारत ने कुर्बानियां देकर आजाद करवाया, आज उसी मुल्क में फैले कट्टरपंथी वायरस ने बांग्लादेश के एक तबके को भारत के खिलाफ किस हद तक भड़का दिया है। उस्मान हादी की बहन ने भारत के बारे में जो बयान दिया, वो कट्टरपंथी विचारधारा की ही फसल है। मासूमा हादी ने इसका सबूत भी दे दिया। मासूमा हादी कहती है, ये लड़ाई 200 साल से चल रही है। मतलब मासूमा ने बता दिया, वो उस जिन्ना वाली सोच के साथ है जिसने हिंदुओं से नफरत की वजह से भारत का विभाजन कराया था, जिसने पाकिस्तान बनाया था। मासूमा उन बांग्लादेशियों की तरह नहीं सोचती जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ अपना नया देश बनाया था। डीएनए मित्रों, वैसे ऐसा नहीं है। हादी की बहन के मन में भारत के खिलाफ नफरत अपने भाई की मौत के बाद जिंदा हुई है।
उस्मान की मौत से पहले भी मासूमा भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। यानी हादी की बहन का सबसे बड़ा सपना बांग्लादेश की सत्ता पर उन कट्टरपंथी ताकतों को बैठाना है जो भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दे, भारत के कट्टर विरोधी हो। आज आपको मासूमा हादी के बारे में कुछ और बातें भी जाननी चाहिए, जिससे आप हादी की बहन की भविष्य की योजनाओं को समझ पाएंगे। मासूमा हादी भी अपने भाई की तरह कट्टरपंथी इनकलाब मंच की सक्रिय सदस्य है। उस्मान हादी की मौत के बाद मासूमा को अब इनकलाब मंच का चेहरा बनाया जा रहा है। शरीफ पर हुए हमले के बाद मासूमा ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की। मासूमा ने अपने भाई की जगह चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की, यानी वो राजनीति में भी नाम चमकाना चाहती है। डीएनए मित्रों, एक तरफ हादी की बहन अपने भाई की जगह लेने को बेकरार है। हो सकता है वो कट्टरपंथी ताकतों का सहारा लेकर शेख हसीना और खालिदा जिया जैसे नेता बनने का सपना देख रही हो, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हादी वर्सेस यूनुस की लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश में अब हादी के समर्थक यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यानी शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाली ताकतें अब मोहम्मद यूनुस की सत्ता को उखाड़ फेंकने की बातें कर रही हैं। हादी के संगठन इनकलाब मंच ने यूनुस पर हादी की मौत को हल्के में लेने का आरोप लगाया। आज बांग्लादेश में इनकलाब मंच ने उस्मान हादी के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग के साथ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में खूब नारेबाजी हुई और यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव पर भी संकट के बादल मंडरा रहे। हमने डीएनए में आपको पहले भी बताया था, हादी की मौत के पीछे का मकसद बांग्लादेश में चुनाव टालने की साजिश भी हो सकती है। आज आपको जानना चाहिए इनकलाब मंच ने यूनुस सरकार को क्या धमकी दी है, जिससे बांग्लादेश में चुनाव के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। इनकलाब मंच ने बांग्लादेश में न्याय नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दे दिया। इनकलाब मंच ने यूनुस से कहा कि जब तक उस्मान हादी के हत्यारों को सजा नहीं मिलती, देश में कोई भी चुनाव स्वीकार नहीं होगा। हादी समर्थकों ने सरकार से 24 घंटे के भीतर एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाने की मांग की है। इसके अलावा हादी समर्थकों ने अमेरिका की एफबीआई या ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को जांच में शामिल करने की भी मांग की है, ताकि जांच निष्पक्ष रहे। इस सब के अलावा मोहम्मद यूनुस को सीधे धमकी दी गई है, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मतलब यूनुस को भी चुनाव से पहले सत्ता से उतारने की कोशिशें की जाएंगी। देख रहे हैं आप, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं, वो एफबीआई और स्कॉटलैंड यार्ड से जांच करवाना चाहते हैं। वैसे यूनुस सरकार इन धमकियों के सामने सरेंडर करती दिखाई दे रही है। इनकलाब मंच की सख्ती चेतावनी और सड़कों पर बढ़ते तनाव को देखते हुए मोहम्मद यूनुस सरकार ने हत्या का मामला स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल को सौंपने का आदेश दिया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट के 90 दिनों के अंदर इस मुकदमे को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के घटनाक्रम बता रहे हैं, मोहम्मद यूनुस की सरकार दिखावा चाहे जितना भी कर ले, वो हादी के हत्यारों को बचाने का ज्यादा प्रयास कर रही है। 2 महीने के अंदर बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। 90 दिनों के भीतर मुकदमे को पूरा करने की डेडलाइन दे दी गई है और उस्मान हादी को गोली मारने वालों के बारे में बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ भी पता नहीं है। और अब तो बांग्लादेश की एजेंसियों ने हादी को गोली मारने को भारत भागने वाले आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश के कट्टरपंथी छात्रों और इनकलाब मंच के नेताओं ने आरोप लगाया था कि उस्मान हादी के हत्यारे भागकर भारत चले गए, लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसमें आरोपी भारत भागकर गए हों। ये जानकारी आज खुद बांग्लादेश के आंतरिक मामलों के सलाहकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने दी। आज बांग्लादेश की सरकार की तरफ से बताया गया कि उस्मान हादी की हत्या करने वालों की लोकेशन अभी सरकार और पुलिस को नहीं पता है। हादी की हत्या के आरोपी बांग्लादेश के अंदर भी हो सकते हैं और देश के बाहर भी हो सकते हैं। यानी बांग्लादेश की सरकार ने किसी आरोपी के भारत आने की सूचना से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों के सलाहकार ने कहा है कि अगर हत्यारों की लोकेशन पता होती तो हम उन्हें अब तक पकड़ चुके होते। बांग्लादेश की सरकार ने मुख्य आरोपी फैसल नाम के व्यक्ति को माना है, जिसकी लोकेशन के बारे में अभी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं। यानी बांग्लादेश की सरकार कह रही है उसे हत्यारों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच जिस तरह उस्मान हादी को गोली मारने वाले गायब हुए हैं, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही उसको गायब किया है, ताकि हादी की हत्या का सच सामने ना आ पाए। कहा यह भी जा रहा है कि यूनुस सरकार को भी हादी के हत्यारों की जानकारी होगी,
लेकिन उसके सामने आने से बांग्लादेश में जो भारत विरोध का माहौल बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसे छिपाया जा रहा है। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की एक नेता ने इस बात का खुलासा भी किया कि हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैसल की जमानत कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के नेता ने करवाई थी और वो जमात की स्टूडेंट विंग में भी शामिल रहा था। इसीलिए बांग्लादेश में अब तक कहा जा रहा है यूनुस सरकार और आईएसआई ने जमात के जरिए हादी की हत्या करवाई, जिससे चुनाव टाला जा सके और बांग्लादेश में अस्थिरता बरकरार रहे। इसीलिए हादी समर्थक अब यूनुस के दुश्मन बन गए। डीएनए मित्रों, जिस वक्त मुनीर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर डिफेंस डील की तैयारी कर रहा है, उसी समय मुनीर का एक बयान वायरल हो रहा है। आज मुनीर के इस बयान को डिकोड करना जरूरी है क्योंकि यह बयान पाकिस्तान की हार का प्रमाण है। डीएनए मित्रों, मुनीर बार बार यह कहता रहा है कि उसकी फौज ने अपनी बहादुरी के दम पर ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की। मुनीर यह झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहा कि मई के महीने में हुए टकराव में उसकी जीत हुई, लेकिन अब आखिरकार मुनीर ने सच्चाई बयान कर दी है। आसिम मुनीर का एक बयान इस वक्त काफी चर्चा में है, जिसमें वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे अल्लाह की मदद मिली। मुनीर इस वीडियो में बता रहा है कि उसने अल्लाह की मदद को आते हुए देखा, उसे महसूस किया। मुनीर ने किसी हाफिज यानी कुरान के ज्ञाता की तरह कैसे कुरान की आयतें पढ़कर ऊपर से आती हुई मदद की व्याख्या की, आपको भी बहुत गौर से देखना चाहिए। मुनीर ने अपनी बात पर वजन डालने के लिए कुरान की सूरह अल इमरान के आयत नंबर 3/160 की मदद ली, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह अगर आपकी मदद करता है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और मुनीर की फौज की जो हालत हुई उससे साफ है उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। हाँ, चीन और तुर्की जैसे देशों ने मदद के नाम पर अपने फूके हुए हथियार मुनीर को जरूर दिए, लेकिन यह मदद भी मुनीर के काम नहीं आई। डीएनए मित्रों, अगर मुनीर की मदद वाली बात को सही मान भी लिया जाए तो यह सोचिए कि अगर अल्लाह की मदद के बाद पाकिस्तान में भारत ने इतनी तबाही मचाई तो मदद ना मिलने पर उसका क्या हाल होता। मुनीर के इस बयान के असल मायने तो सिर्फ यही है कि वो अपनी फौज की हार को छिपाने के लिए धार्मिक कार्ड खेल रहा है। ये फील्ड मार्शल की हताशा की निशानी है। डीएनए मित्रों, मुनीर एक नहीं मल्टीपल फ्रंट्स पर हार का सामना कर रहा है और हर बार वो मजहब को ही ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहा है। डीएनए मित्रों, मुनीर के बदन पर अगर वर्दी ना हो तो कौन कहेगा ये किसी मुल्क का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। ये मुनीर की मजबूरी है कि इस्लामी रियासत, जिहाद, फतवा और हदीस जैसे शब्दों का वो सहारा ले रहा है। डीएनए मित्रों, 45 सेकंड में मुनीर ने यहां जो कुछ भी कहा उसे हम आपको बहुत ही सरल भाषा में अब समझा देते हैं। मुनीर ने कहा जिहाद का हुक्म देने का हक सिर्फ सत्ता पर बैठे व्यक्ति को है। मुनीर इस बयान के जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को चेतावनी देना चाह रहा है, लेकिन मुनीर की बात का सीधा मतलब तो यह भी है कि पाकिस्तान की फौज जिहादी फौज है और पाकिस्तान फौज का हर मिशन जिहाद है। मुनीर ने अपने बयान में यह भी कहा जिसके हाथ से किसी और मुसलमान का नुकसान हो वो मुसलमान नहीं है। मुनीर इसके जरिए अफगानिस्तान को गुनहगार बताना चाह रहा है, लेकिन एक सच यह भी है कि मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तानी फौज न जाने कितने मुसलमानों की जान ले चुकी है। तो क्या मुनीर खुद सच्चा मुसलमान नहीं है? मुनीर ने अफगान तालिबान से कहा कि टीटीपी या पाकिस्तान इनमें से किसी एक को चुनो। डीएनए मित्रों, मुनीर का यह अल्टीमेटम दिखावा है और यह दिखाता है कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के हमलों का कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए वो मजहब के नाम पर अफगानिस्तान से समझौता करना चाहता है। डीएनए मित्रों, मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तो घोषित कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मुल्क में उसे लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मुनीर ने अब मजहब का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मुनीर ने 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उलेमाओं की एक बैठक बुलाई। इसी दौरान उसने ये बयान दिए और इन बयानों के हिस्से को अब एक एक करके पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसे प्रोपेगेंडा के सहारे मुनीर कब तक अपने तख्त को बचा पाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुनीर का यह मजहबी एजेंडा फेल हो जाएगा। डीएनए मित्रों, मुनीर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ही शायद सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के प्रकोप से बचने के लिए मुनीर ट्रंप की शरण में गया था। खुद मुनीर ही 10 बार कह चुका है कि ट्रंप ने ही सीजफायर करवाया था। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि सीजफायर का फैसला पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर किया गया और इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। डीएनए मित्रों, मुनीर और उसका वैचारिक बंधुआ मजदूर बांग्लादेश को कट्टरपंथ का नया अड्डा बनाने की साजिश रच रहे हैं। ये बांग्लादेश को पाकिस्तान बना रहे हैं।
हमारे पड़ोस में हो रही घटनाएं भारत के लिए चिंता की बात है, लेकिन उससे भी चिंता की बात एक और है। भारत में भी इन कट्टरपंथियों ने अपने धार्मिक उन्माद का एक टापू बना लिया है। इन कट्टरपंथियों ने भारत में ही जगह जगह बांग्लादेश और पाकिस्तान बना लिए। समझिए, उन्माद के इन टापुओं पर धार्मिक असहिष्णुता का मीटर हाई है। ठीक बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों ने इन टापुओं पर सनातन के खिलाफ नफरत का इंडेक्स आसमान पर है। भारत की जमीन पर कट्टरपंथियों के इस वैचारिक गजवाए हिंद ने सनातन धर्मी अपने आप को अपने आराध्य का जय घोष तक नहीं कर सकते, भजन नहीं गा सकते, दीप नहीं जला सकते। समझिए, सब कुछ भारत में हो रहा है। इसलिए अब हम कट्टरपंथ के इसी उन्मादी विचार का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के पास ही एक जिला है सीहोर। यहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। जानते हैं पत्थरबाजी क्यों हुई? क्योंकि हिंदू युवा जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। पहले देखिए कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने पथराव किया, कैसे जय श्री राम का जय घोष कर रहे हिंदुओं को निशाना बनाया। इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए, ये पत्थरबाजी इतने बड़े, ये 3 से 4 किलो के होंगे। गालियां बक रहे थे, बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, गालियां बक रहे थे और यहाँ तक आ गए थे पूरे सब इकट्ठा होकर के। भाई नारे लगाना अपने को सड़कों पे लगाओ, निकल जाओ। हिंदू है, ये डरे सहमे नजर आ रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू देख लीजिए, हाथ जोड़े नजर आ रही हैं। पहले इधर मुस्लिम पक्ष से पत्थर आए, फिर इधर से चले और पूरा आष्टा का पूरा सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका साहब। ये तोड़ फोड़ दे दिया गया है। एटीएम ने क्या बिगाड़ा था इतना बड़ा, एक हाथ से उठाना मुश्किल हो रहा है, और वो कैसे थ्रो करके मारा होगा। डीएनए मित्रों, जय श्री राम का जय घोष करने पर पथराव ये भारत में ही हुआ है। और सुनिए, जहां पथराव हुआ है उस जगह का नाम अली नगर है। जी हां, अली नगर। सोचिए, जिस जगह का नाम ही अली नगर हो वहां किसकी आबादी ज्यादा होगी? जाहिर है कट्टरपंथियों की। इसलिए यहां पर राम नाम का उद्घोष वर्जित है। इसके लिए जो वहां रहने वाले कट्टरपंथी दलील दे रहे हैं वो सुनकर आपका आक्रोश और अधिक बढ़ जाएगा। आप अपने क्रोध को नियंत्रित करके पहले इन वैचारिक कट्टरपंथियों को सुनिए। सारी भीड़ आ गई थी, वो तो कम से कम 300-400 आदमी था। फिर बहुत सी बात को लेके विवाद हो गया। फिर ये सब मियाँ भाई का मेला है, इधर तो कोई काम ही नहीं किसी का। भाई जिसको भी नारे लगाना है अपने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को क्या दिक्कत है? हमारे को हमें क्या दिक्कत है उससे? भाई नारे लगाना अपने को सड़कों पे लगाओ। सोचिए, ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? ऐसे ही मुस्लिम मोहल्ला के नाम पर तो कभी पाकिस्तान भी बना था, बंगाल तोड़कर बांग्लादेश भी बना था, फिर से वही मुस्लिम मोहल्ला। ये मित्रों, मुस्लिम मोहल्ला ये दो शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वैचारिक कट्टरपंथ का प्रयोग है। भारत की जमीन पर गजवाए हिंद या कहें तो इस्लामिक राज्य का एक मॉडल है, और ये कोई चोरी छिपे नहीं है, खुल्लम खुल्ला। इन्होंने मुस्लिम मोहल्ला का नाम देकर अपना कट्टरपंथी टापू बना लिया, जिसमें राम नाम लेने वाले हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, और जो भी संविधान का नाम लेकर प्रवेश करेगा उसका हश्र क्या होगा वो सबके सामने। कट्टरपंथियों के इस उन्मादी तांडव के निशान सीहोर में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं, गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं, दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है। यह सिर्फ तोड़फोड़ या टकराव की सामान्य घटना नहीं है। समझिए, आज मुस्लिम मोहल्ला बना है तो कट्टरपंथी जय श्री राम के जयघोष पर पथराव कर रहे हैं। अगर ये किसी राज्य में संख्या में ज्यादा हुए तो क्या होगा? अगर ये भारत में बहुमत में आए तो क्या होगा? क्या भारत की वसुदैव कुटुंबकम वाली पहचान सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी। ये भारत को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे। इसलिए आज कट्टरपंथी नफरत के अखिल भारतीय नफरती नेटवर्क को समझने और उसका विरोध करने की जरूरत है। कट्टरपंथियों के अखिल भारतीय पैटर्न को समझने के लिए हम आपको अब कुछ इन तस्वीरों को दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीहोर की ये तस्वीर है। पत्थरबाजी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और कैसे मुंह छिपा करके, इनको पता है कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पकड़े जा सकते हैं, इसलिए पहले से सारी तैयारी कर रखी है। और उसके बाद में अपने चेहरे ढका और पत्थर चलाने शुरू कर दिए। आपको कुछ याद आया? पैटर्न समझ में आया? ये कश्मीरी कट्टरपंथियों का पैटर्न है।
जो सीहोर के कट्टरपंथियों ने अपना लिया। बेशक पथराव सीहोर में हुआ, लेकिन वैचारिक तौर पर यह कश्मीरी कट्टरपंथियों से जुड़े। इतना ही नहीं, पथराव करते हुए कट्टरपंथियों ने नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर उद्घोष भी किया। इस नारे के उद्घोष से ही कट्टरपंथियों ने जता दिया कि उनके लिए यह पथराव नहीं, धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध यानी काफिरों के खिलाफ युद्ध। इतिहास गवाह है कि नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर का नारा हर उस कट्टरपंथी ने लगाया जिसने दूसरे धर्म के निर्दोष लोगों का खून बहाया, जिसे वो अपना दुश्मन मानता है। या दुश्मन कौन है? हिंदू है। इसलिए अलीनगर की घटना खतरे का अलार्म है। यह घटना चेतावनी देती है कि अब कट्टरपंथी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाना होगा। अगर जल्द इस पर एक्शन नहीं हुआ तो देरी हो जाएगी, क्योंकि कट्टरपंथ का प्रसार जंगल की आग से भी तेजी से होता है। सोचिए, रात के 9 बजे जब सीहोर का तापमान करीब 10 डिग्री के आसपास था, जब आम लोग ठंड से बचने के लिए घर में बैठे थे, तब ये कट्टरपंथी हाथ में पत्थर लिए राम भक्तों को निशाना बना रहे थे। और ये उस राज्य में हुआ जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की जगह नहीं, वहां भी हिंदुओं पर पत्थर चल रहा है। अब पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग होगी। बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चलता है, मोहन जी का बुलडोजर मध्य प्रदेश में चलना चाहिए, ताकि ऐसी हरकत ना करे अगली बार। इस बार यहाँ पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। मारा गया, अल्लाहू अकबर के नारे गए, नारायण तकबीर के नारे लगाए गए। आस्था में पूरा सिमी का आतंक और सिमी का माहौल, सिमी के गुर्गे यहाँ पर पैदा हुए हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई चला दिया जाए, नहीं चला तो बुलडोजर चलाने के लिए हम इसको कुचल देंगे। हम हमारी मांग मनवाने के लिए आए हैं, ना किसी का हम विरोध करने आए। शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, चाहे उनको बंद कर दो, हम तत्काल में यहाँ से उठ जाएंगे। डीएनए मित्रों, फिलहाल सीहोर को कट्टरपंथ का टापू बनाने वालों की पहचान की जा रही है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुस्तैद है। वीडियो फुटेज के जरिए हर उस अतिवादी की पहचान की जा रही है जिसके हाथ में पत्थर था। इनके वैचारिक और कानूनी तौर पर शारीरिक मरम्मत की अब तैयारियां की जा रही है। डीएनए मित्रों, मध्य प्रदेश में कट्टरपंथियों ने अपना मोहल्ला बसा लिया, तो पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी पूरे राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाने पर उतारू है। ऐसा कहने के पीछे एक बड़ी वजह है। पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती पर एक उन्मादी कट्टरपंथी ने हमला कर दिया। यह हमला सड़क पर चलते हुए या अकेले में नहीं हुआ, हमला हुआ संगीत कार्यक्रम के दौरान हजारों की भीड़ के बीच। और सुनिए हमला क्यों हुआ? क्योंकि लग्नजिता चक्रवर्ती कार्यक्रम में मां दुर्गा की आराधना से जुड़ा एक भजन गा रही थी। पहले इस कट्टरपंथी उन्माद के बारे में उनकी आप बीती जो है वो सुन लीजिए। Around 7:45 I was done. 7:45 के आसपास मैं अपना 7वां गाना गा रही थी। ये गाना था जागो मां। ये देवी चौधरानी फिल्म का गाना है। जब मैं लोगों से बात कर रही थी तभी ये आदमी दौड़ता हुआ स्टेज की तरफ आया। कुछ ही सेकंड में वो स्टेज पर चढ़ गया। वो मुझे मारने की नीयत से स्टेज पर आया था। फिर वो चिल्लाकर बोला, तो सिर्फ जागो मां गा रही हो, कोई सेक्युलर गाना गा। That অনেক जागो मां হয়েছে, এবার একটু সেকুলার গা। सुना आपने? मां दुर्गा की आराधना करना एक कट्टरपंथी को इतना अखर गया कि उसने सरेआम हमला कर दिया। हमला करने वाले का नाम महबूब मलिक है। नाम उसका महबूब है, लेकिन उसके अंदर नफरत का रसायन कूट कूट कर भरा है। भजन सुनते ही उसके अंदर मौजूद कट्टरपंथी रसायन खौलने लगा। कट्टरपंथ का विस्फोट ऐसा हुआ कि वो बिजली की गति से दौड़कर मंच तक पहुंच गया। उसने लग्नजिता को मारने की कोशिश की। कट्टरपंथियों ने खाने पीने के सामान को पहले ही हलाल और गैर हलाल में वर्गीकृत कर रखा है। अब उन्होंने संगीत को भी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष की कैटेगरी में बांट दिया है। दादरा, ठुमरी, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ये तो हम सबने कई बार सुना है, लेकिन सेकुलर गीत यकीनन आपने भी पहली बार सुना होगा। डीएनए मित्रों, अब उस दिमागी संरचना के बारे में सोचिए जो संगीत को भी धर्म के ढांचे में बांट कर देखती है। सोचिए महबूब मलिक के अंदर कट्टरपंथ का कितना विषैला रसायन मौजूद होगा कि वो संगीत में भी हिंदू मुसलमान देख रहा था। भजन गाने पर हमला ये पश्चिम बंगाल में हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ। उस पश्चिम बंगाल में जहां एक कट्टरपंथी को नई बाबरी के नाम पर बदमानी की छूट मिली है, जहां नई बाबरी के नाम पर हर शुक्रवार को कट्टरपंथियों को शक्ति प्रदर्शन की खुली छूट है, आबाद छूट है, उसी पश्चिम बंगाल में जागो मां गाने से रोका जाता है।
जिस बंगाल की पहचान मां दुर्गा से होती है, उसी पश्चिम बंगाल में मां की आराधना का भजन गाने पर हमला हो जाता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश वाला कट्टरपंथी उन्माद पश्चिम बंगाल तक फैल गया? वंदे मातरम का खिलाफ है, मातृ वंदना उसको अच्छा नहीं लगता, मातृ पूजन उसको अच्छा नहीं लगता। बांग्लादेश और फर्क क्या है, अब मुझे बताओ, कोई फर्क है? डीएनए मित्रों, सवाल गंभीर है और उसकी वजह भी है। लग्नजिता चक्रवर्ती पर हमला करने की जो कोशिश करने वाला महबूब मलिक है, वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है, यानी उसके अंदर सत्ता की हनक और कट्टरपंथी सनक दोनों का मिश्रण मौजूद था। उसे भरोसा था पार्टी उसे बचा लेगी, इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के संरक्षण में कट्टरपंथी मनमानी कर रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यही तो बांग्लादेश में हो रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा। जैसे बांग्लादेश में सनातन के चिन्ह मिटाने की साजिश हो रही है, वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। डीएनए मित्रों, जयनगर के राधा कृष्ण मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हाँ, ये सारा पाप पश्चिम बंगाल में ही हुआ। ये पहली बार नहीं है जब सूबे में हिंदू आस्था स्थलों को निशाना बनाया गया हो, उन्हें अपवित्र करने की साजिश की गई हो। ये पहले भी हुआ है। अपने आराध्य की प्रतिमा खंडित किए जाने से आहत सनातन धर्मी जब विरोध करने उतरे तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश शुरू हो गई। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बहुमत है, इसलिए वहां सब कुछ खुलेआम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है, लेकिन उपद्रव के वेग की मात्रा यहां बांग्लादेश के मुकाबले थोड़ी कम है, क्योंकि यहां कट्टरपंथी अभी पूर्ण बहुमत की अवस्था में नहीं आए। सवाल फिर वही है, अगर कट्टरपंथी बहुमत में आ जाए तो क्या होगा? हिंदुओं को भजन गाने की अनुमति नहीं होगी, मंदिर नहीं होंगे, इसलिए राष्ट्रहित की चिंता करने वाले सावधान कर रहे हैं, हालात बिगड़े उससे पहले जागरूक हुए। बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहां की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है? वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का सांस्कृतिक जुड़ाव पुराना है, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा का ये जो नया जुड़ाव दिखाई दे रहा है वो भारत के लिए खतरनाक है। जैसे बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए उपद्रव कर रहे हैं, वैसे ही उपद्रव पश्चिम बंगाल में भी हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अतिवादियों ने कट्टरपंथ का वैचारिक टापू बना लिया है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कट्टरपंथियों के इस उपद्रव से वाकिफ नहीं है, सरकार को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन तुष्टीकरण के आगे कानून मौन हो जाता है, पुलिस खामोश हो जाती है और कट्टरपंथियों को उपद्रव की पूरी छूट मिल जाती है। डीएनए मित्रों, तुष्टीकरण ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। एक मुश्त वोट के लिए, गारंटी के लिए नेताओं को तुष्टीकरण ही सबसे अचूक अस्त्र दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण का जो काम ममता बनर्जी कर रही हैं, वही तमिलनाडु में स्टालिन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तुष्टीकरण का यह विवाद दक्षिण की अयोध्या से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मदुरै पहाड़ी पर हजरत सिकंदर शाह की दरगाह पर ध्वजारोहण की इजाजत दे दी। आप मेरी बाईं तरफ तस्वीरें देख रहे हैं। दक्षिण की अयोध्या में इस्लामिक झंडा फहराया गया। 13 लोग मदुरै पहाड़ी पर सिकंदर शाह की दरगाह पर झंडा फहराने गए थे। स्टालिन सरकार के तुष्टीकरण की नीति को समझने के लिए पहले यह जान लेते हैं कि दरगाह में इस्लामिक ध्वज फहराने के लिए क्या तर्क दिया गया, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया। यह पुरानी परंपरा है, इसलिए इसकी इजाजत दी जाती है। 6 जनवरी 2026 तक यहां इस्लामिक उत्सव की इजाजत भी दे दी गई। अब आप स्टालिन सरकार के तुष्टीकरण और वैचारिक बेईमानी को भी समझ लीजिए। डीएनए मित्रों, जिस मदुरै पहाड़ी पर इस्लामिक झंडा फहराने की इजाजत दी गई, उसी पहाड़ी पर सनातन धर्मियों को काटती गई दीपम की अनुमति नहीं दी गई। जानते हैं, हाईकोर्ट ने दक्षिण की अयोध्या में हिंदुओं को दीप स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत दी थी, लेकिन स्टालिन सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना। कहा इससे शांति को खतरा है। मतलब दरगाह में इस्लामिक झंडा फहराना परंपरा है, लेकिन हिंदुओं के दीप जलाने से शांति को खतरा है। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है।
ये सनातन आस्था का पर्व अपमान है। जानते हैं जिस दीप स्तंभ को लेकर स्टालिन सरकार कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण कर रही है, वो हिंदू धर्म में विजय और युद्ध के देवता माने जाने वाले भगवान मुरुगन के 6 पवित्र आवास में से एक है। इसीलिए इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहते हैं। पहाड़ी की तलहटी में भगवान मुरुगन एक भव्य मंदिर है उनका। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बादशाह दरगाह है। पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ दीपथुन यानी दीप स्तंभ है जो सिकंदर बादशाह दरगाह के पास है। यहीं भगवान मुरुगन के भक्त दीप जलाना चाहते थे क्योंकि कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान मुरुगन को समर्पित प्रकाश पर्व है। इसलिए जैसे उत्तर भारत में दीपावली मनाई जाती है, ठीक वैसे ही तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम मनाया जाता है। ये तमिल महीने कार्तिकेय की पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसमें दीपक जलाए जाते हैं। डीएनए मित्रों, ऐसे पवित्र आस्था स्थल तक हिंदुओं को जाने से रोक दिया गया, लेकिन परंपरा के नाम पर यहां इस्लामिक ध्वज फहराने की इजाजत दे दी गई। सोचिए, अगर परंपरा को ही तर्क माना जाए तो दावा हजारों साल पुराने हिंदू धर्म के आस्तिकों का बनता है या 1900 साल पुराने इस धर्म को मानने वालों का। साफ है, यहां आधार परंपरा नहीं है, तुष्टीकरण है। जो कट्टरता मां की वंदना को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता तुष्टीकरण का पोषण करती है, जो अतिवादियों के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करती है, वही संक्रमित सोच राष्ट्रीय गीत गाने से भी परहेज करती है। डीएनए मित्रों, ऐसे लोगों को वंदे मातरम शीशे की तरह चुभता है। जिन्हें राष्ट्रीय गीत से दिक्कत है या फिर जो वंदे मातरम को नकारने की साजिश में शामिल हैं, उन्हें आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सच्चाई का आईना दिखाया। तुष्टीकरण के पुरोधाओं को योगी ने बेहद ही मारक शब्दों में खरी खरी सुनाई। इतना ही नहीं, जिस कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव उन्हें बुलडोजर वाली चुनौती दे रहे थे, उस पर भी मुख्यमंत्री ने उसी अंदाज में जवाब दिया। विधानसभा में खड़े होकर योगी ने जिस बुलडोजर एक्शन की बात कही, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, आज अचानक यूपी विधानसभा में बुलडोजर की चर्चा क्यों हुई। डीएनए मित्रों, उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। इसको लेकर एक्शन भी हुआ। अब तक 79 एफआईआर दर्ज की गई है। 225 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। 77 लोग गिरफ्तार भी किए गए। 134 जगहों पर छापेमारी हुई। बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है जो कुछ हुआ है वो दिखावा है। विपक्ष का आरोप है कि कोडीन युक्त कफ सिरप घोटाले में जो लोग संलिप्त हैं, उन्हें सरकार से संरक्षण प्राप्त है। 5 दिन पहले अखिलेश यादव ने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी कि वो आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। आज खुद योगी ने सदन में खड़े होकर अखिलेश की चुनौती को स्वीकार किया और तमाम आरोपियों की कुंडली बांचकर समाजवादी कनेक्शन की विवेचना भी कर दी। हम आपको सुनाते हैं योगी ने क्या क्या कहा। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। डीएनए मित्रों, योगी आदित्यनाथ ऐसे जवाब देंगे इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सिरप मामले में उन्हें ही जवाब देना चाहिए था, लेकिन योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मित्रों, ये कोडीन युक्त कफ सिरप का पूरा मामला क्या है, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले चुनौती से जुड़ी एक पुरानी घटना याद दिलाना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, 2023 में 25 फरवरी की तारीख थी। इसी तरह यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था। तब प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव थे। एक दिन पहले ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी। माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग पर आरोप लगे थे। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था की विफलता का हवाला देकर उस दिन भी ऐसे ही भरी सदन में योगी को चुनौती दी। तब योगी आदित्यनाथ ने पूरे ताव के साथ कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और फिर जो हुआ वो सबने देखा। डीएनए मित्रों, एक बार फिर कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी आक्रामक है।
आज अखिलेश यादव तो विधानसभा में नहीं दिखे, लेकिन बाहर बैठकर चुनौती दे रहे हैं। उनकी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार इस समस्या को ठीक से नहीं संभाल रही, मौतें छिपाई जा रही हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी किस तरह इस पर आक्रामक है। कोडीन भैया तो पूरे देश को और प्रदेश को पता चल गया है, तो हम यही तो चाहते हैं कि इस कोडीन माफियाओं को सरकार गिरफ्तार करे। गाड़ी किसकी है? अब ये गाड़ी उन लोगों की है जिन्होंने कोडीन में काला धन कमाया और काले धन से कमाई की गई है, इसी की तो जांच चाहते हैं हम लोग। हजारों करोड़ की नकली दवा कोडीन सिर्फ बेची जा रही है माफियाओं के द्वारा। माफियाओं पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। डीएनए मित्रों, समाजवादी पार्टी के हंगामे के बाद योगी एक्शन में आए। उन्होंने सदन से स्पष्ट कर दिया कि कोडीन युक्त कफ सिरप से यूपी में किसी की मौत नहीं हुई, यहां तक कि यह दवाई यूपी में बनती भी नहीं है। फिर सरकार एक्शन क्यों ले रही है, अब उसे समझिए। कोडीन युक्त कफ सिरप में नशा की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे ऐसी दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। डॉक्टर के लिखे पर्चे पर ही ये मिलती है। यूपी में इसकी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन कई स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स हैं। जांच में सामने आया कि सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों से ये कफ सिरप उन राज्यों में अवैध रूप से भेजा जा रहा था जहां शराब बंदी है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल में भी ये कफ सिरप भेजे जा रहे थे। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई। शुभम जायसवाल को इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। वो अब तक एसआईटी की पकड़ से बाहर है। सरकार का कहना है कि शुभम जायसवाल समाजवादी पार्टी के नेता अमित यादव का पार्टनर है। ऐसे ही लोगों पर बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है। डीएनए मित्रों, यूपी विधानसभा में आज वंदे मातरम पर भी चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, राष्ट्र की चेतना और साहस का मंत्र भी है। योगी ने कहा कि वंदे मातरम तुष्टीकरण का पहला शिकार है, तो शिवपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रभक्ति दिल से होनी चाहिए। कैसे इस पर शब्दबाण चले, अब वो भी सुनिए। वंदे मातरम किसी मत, पंथ या संप्रदाय का गीत नहीं है, इस संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, ये भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था। जाने अनजाने में आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्र गीत का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। उन्हें इस देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये जो वंदे मातरम है, इसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समय, उनसे भागना चाहती है। डीएनए मित्रों, जब राष्ट्रगीत को लेकर अगर मगर और किंतु परंतु होने लगे तो शक और सवाल दोनों उठते हैं। राष्ट्रगीत गाने से बचने के लिए बहाना बनाने वालों में कट्टरता की मात्रा का पता चलता है, और जब ऐसी कट्टर सोच को वोट के लिए संरक्षित किया जाता है तो उससे तुष्टीकरण बढ़ता है, और यह तुष्टीकरण देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की कैसी महीन साजिशें रचता है, अब हम आपको उसका एक प्रमाण दिखाने जा रहे हैं। एक फोन कॉल के जरिए पाकिस्तान के गृह मंत्री और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने हिंदुस्तान में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस फोन कॉल वाली साजिश का निशाना थी मशहूर शायर मुजफ्फर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा। क्या थी पाकिस्तान की यह साजिश? इस साजिश का जवाब सुमैया राणा ने कैसे दिया, और इस साजिश में ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी का हाथ कैसे है, अब हम विस्तार से इसका विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान की फोन कॉल वाली इस साजिश को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा। इस हिजाब विवाद के बाद सुमैया राणा उनके विरोध में उतरी। दावा किया गया कि विरोध के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसी बीच सुमैया राणा को +92 यानी पाकिस्तान से एक फोन कॉल आता है। पाकिस्तानी पत्रकार ने पहले बड़े बड़े नामों का रेफरेंस दिया और फिर अपने मुद्दों पर आया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल के पत्रकार ने सुमैया राणा से हाउस अरेस्ट के बारे में इंटरव्यू मांगा। पत्रकार की मंशा साफ थी, भारत के आंतरिक मामले को उछालकर यहां की राजनीति में आग लगाना, समाज को बांटना और माहौल बिगाड़ना। लेकिन सुमैया राणा ने इस पत्रकार को जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाएंगे। सुमैया राणा ने इस फोन कॉल को रिकॉर्ड भी किया, जिसे आपको सुनना चाहिए। कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी बताएं क्या चाहते हैं? हाँ, तो
बस उनके तो बड़ी मेरी अच्छा था उनसे ताल्लुक, लेकिन कभी आपसे बात नहीं हुई इस वाले से। जी मैं ना 24 न्यूज चैनल है लाहौर में, यहाँ पे होता हूँ, जर्नलिस्ट में। जी जी। तो आई मेरी बात, मैंने कहा सुमैया जी को निकलने नहीं दे रहे, तो आप आवाज उठाइए वहाँ से, उनकी वीडियोस वगैरह हो रही हैं, तो आप लोग उठाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा ना। जी। तो अभी अब मुझे कह रहे थे नंबर भेज दें तो आपका, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पड़ोसी मुल्क मेरे मामलात में दखल दें। मैं जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मेरी अपनी लड़ाई है, हम अपने लोग हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर मोहब्बत भी करते हैं, तो वो हम इन सब से निपट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संज्ञान लेने का, आप कंसर्न करने का। ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है, यानी भारत के घरेलू मुद्दों में पड़ोसी देश दखल ना दें तो बेहतर होगा। सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को साफ मना कर दिया और पाकिस्तानी पत्रकार को आईना दिखा दिया। सुमैया ने सूझबूझ के साथ न सिर्फ पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया, बल्कि ये मैसेज दिया कि भारत के लोग अपने अंदरूनी मतभेद का फायदा किसी दूसरे मुल्क को नहीं उठाने देंगे। और आपको यह भी बता दें कि ये जिस चैनल से फोन आया था वो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी जो है उसका चैनल है। डीएनए में बाज का संदेश। आत्मविश्वास ये नहीं कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, आत्मविश्वास ये है जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।